देखिए आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? मानव जनन। ध्यान से देखिएगा ना, ये हम बताने जा रहे हैं क्या? भ्रूणी परिवर्धन। क्या? भ्रूणी परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब ध्यान से देखिए हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। पहला नंबर देखिए कि युग्मक जनन की प्रक्रिया के द्वारा युग्मक का निर्माण हुआ ना। उसके बाद अंड जनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या निर्माण हुआ? अंडाणु का निर्माण हुआ। अब उनके बाद जब दोनों निर्माण हो गए हैं तो हमने कौन सी प्रक्रिया बताया था? निषेचन की। अब निषेचन जब हो गया तो किसका निर्माण हो गया था? जायगोट का ना। जायगोट का निर्माण हो गया। अब जायगोट किस में परिवर्तन होगा? भ्रूण में परिवर्तन होगा। अब यही हम देखेंगे कि ये जो भ्रूण है यही डेवलपमेंट हो करके एक क्या बच्चे का निर्माण कैसे करता है। तो हमने देखा कि जो एक भ्रूण के जो स्तर होते हैं, क्या कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेजोडर्म ना। हमने बताया था इन्हीं 3 स्तरों से ही किसका निर्माण होगा? पूरे शरीर का निर्माण होगा। देखिए यही 3 स्तर हैं, 3 ही स्तर से पूरे शरीर का निर्माण होगा। अब कैसे होता है इनसे पूरे शरीर का निर्माण हम यहाँ पे देखेंगे क्या? भ्रूणी परिवर्धन में ना। क्या? भ्रूणी परिवर्धन में। अब देखिए यहाँ से अब स्टार्ट करिए। देखिए ये है आपका भ्रूणी परिवर्धन और फिगर किसका बनाया गया है? मानव जनन मादा जनन तंत्र का। अब मादा जनन तंत्र में हम देखे थे क्या? देखिए पहले तो हम इसको जानेंगे इनके अंगों के नाम। सहायक अंग इसमें कौन कौन से थे? हमने कई नामों को बताया था। जैसे इसी में आपका क्या जाता है? देखिए अंडाशय है, प्राथमिक लैंगिक अंग, फिम्बरी क्या है? सहायक लैंगिक अंग, फैलोपियन ट्यूब है, क्या है? फैलोपियन ट्यूब ना। ये आपका क्या हो? सहायक लैंगिक अंग। अब देखिए इसी में हमारा क्या जाता है? ये गर्भाशय आ जाता है, इधर वेजाइना है ना। उसके बाद अब देखिए अब जो हमारा भ्रूण तैयार है, क्या भ्रूण ना, यहाँ से देखिए फैलोपियन ट्यूब से क्या हुआ था? युग्मनज का निर्माण हुआ था। और युग्मनज क्या किया था? ब्लास्टोमियर की संख्या का विभाजन करके ना एक भ्रूण का निर्माण करेगा। अब भ्रूण आ करके यहाँ पे मादा के गर्भाशय में कैसे अंतररोपण होता है वही पूरी प्रक्रिया हमें यहाँ पे जानना है। तो देखिए सबसे पहले हम कुछ भागों के नाम यहाँ से पढ़ लेते हैं, कहाँ क्या नाम है। देखिए हमने कहा भ्रूण के 3 स्तर होते हैं, पीछे छूट गया। शरीर का निर्माण हो गया। अब शरीर के निर्माण होने के बाद ये बच्चा कैसे रहता है ना, इसका पोषण कैसे होता है ना, यही सब हमें क्या करना है? देखना है। तो देखिए अब देखिए ये भ्रूण का देखिए सबसे बाहरी स्ट्रक्चर क्या? सबसे बाहरी स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? कोरियोन कहलाता है। इसका कार्य अभी हम बता रहे हैं ना। उसके नीचे देखिए क्या है? एमनियोन है, इसका भी कार्य अभी हम बता रहे हैं। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड है, क्या है ये? क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड, इसका भी कार्य हम बता रहे हैं। ठीक है। और देखिए अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से ये जो गर्भाशय की दीवार होती है, क्या गर्भाशय की जो दीवार होती है, इसी दीवार से इस दीवार को हम क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम लाइन। क्या? इंडोमेट्रियम लाइन। अब देखिए ये हमारा भ्रूण आ करके इंडोमेट्रियम लाइनिंग से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है ना, मतलब जुड़ जाता है। जैसे ही भ्रूण ब्लास्टोमियर आ करके बनता है, भ्रूण से चिपकता है, उसी दौरान यहाँ से ये गर्भाशय की जो दीवार होती है, ये दीवार क्या करती है? उस भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेती है। जब घेर लेती है तो यहाँ पे भ्रूण क्या हो जाता है? अंतररोपण हो जाता है। अंतररोपण की परिभाषा क्या होती है? हाँ बताइए। अंतररोपण की परिभाषा यही है, भ्रूण का
इंडोमेट्रियम लाइनिंग से जा करके जुड़ना ही क्या कहलाता है? अंतरोपण या प्रत्यारोपण। अंग्रेजी क्या होती है? इनप्लांटेशन ना। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं क्या, 3 1 2 3 दिखाई दे रहा है ना। ये 3 अंगुली नुमा संरचना होती है। क्या अंगुली नुमा संरचना होती है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है कोरियोनिक विलाई। क्या ना, अब कोरियोनिक विलाई होता है, ये होता है अंगुली नुमा संरचना। अब देखिए इनकी अगर बाहरी संरचना आप देखेंगे तो ये इस तरह कुछ दिखाई देगी। क्या इस तरह से, और इसी में गर्भाशय की जो दीवार भी होती है यहाँ से आकर के इसको चारों तरफ से घेर लेती है। देखिए यहाँ घेर करके रखी है ना। अब इसमें देखिए एक मैटरनल आर्टरी होती है और ये क्या होता है? मैटरनल वेन्स होता है। देखिए वेन्स का मतलब क्या होता है? जब आप हृदय की संरचना पढ़े होंगे कक्षा 11 में, तो हृदय में जो रक्त का बहाव था, क्या रक्त का बहाव था, वो कैसे था देख लीजिए। हमने बताया था ऐसे मान लीजिए अगर हृदय है ना, ये हृदय है और ये हमारी क्या है? कोशिका है। ये भी हमारी कोशिका है ना। देखिए ये हमारे क्या है? कोशिका है। ऊतक हमारा शरीर है। यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है? ये फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। तो रक्त जैसे ही देखिए ये, इसको हम बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं? सिरा। अब इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। अब इसको हम क्या बोलते हैं? धमनी। अब इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस सिरा। क्या? फुफ्फुस सिरा। तो जो वेन होता है, वेन से हमारा क्या जाता है? वी ऑक्सीजनित रूप है। मतलब क्या क्या है? अनऑक्सी, ऑक्सीजन से युक्त नहीं है ब्लड, अर्थात अशुद्ध रक्त ना। देखिए अशुद्ध रक्त यहाँ से जाता है, तो जब अशुद्ध रक्त जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन टाइप में थोड़ा हो जाता है। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। तो देखिए इसी में आपका एक ब्लड है शुद्ध रक्त वाला और एक है अशुद्ध रक्त वाला। इसी में तंत्रिका तंतु भी पाए जाते हैं जो नर्व सेल्स का काम करते हैं। ठीक, ये है। आप देखिए यहाँ से देखिए मैटरनल आर्टरी और मैटरनल वेन्स, 2 पतली नसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? नसें पाई जाती हैं। ये दोनों क्या करती हैं? इसी से जुड़ी रहती हैं और इसी से देखिए यहाँ की यहाँ पूरी की संरचना। अब देखिए गर्भाशयी ऊतक, मतलब गर्भाशय की ऊतक, और यहाँ से देखिए कोरियोनिक विलाई ना, ये दोनों आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? अपरा का निर्माण करते हैं। किसका? प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। और प्लेसेंटा देखिए, प्लेसेंटा ही क्या करता है? यहाँ से जुड़ा रहता है ना। कहाँ से? गर्भाशयी ऊतक और कोरियोनिक विलाई। विलाई का मतलब समझ लीजिए ऐसी संरचना होती है, ऐसी, ठीक है, ऐसी संरचना होती है। अब देखिए ये दोनों मिल करके किसका निर्माण कर रही हैं? प्लेसेंटा का निर्माण कर रही हैं। क्या? देखिए ये गर्भाशय की ऊतक है, दीवार है ये, और ये जो आपका कोरियोनिक विलाई होता है, ये विलाई है, और जो आपका ये दोनों मिल करके, ठीक है। देखिए ये दोनों परत क्या होती है? इसी विलाई के ऊपर क्या करती हैं? चढ़ करके चारों तरफ से घेर लेती हैं, और जब घेर लेती हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? ये प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। अब देखिए अपरा, अपरा क्या होता है? अब यहीं से अपरा से ही एक नली जुड़ी होती है। कहाँ से? बच्चे के नाभि से। क्या? बच्चे के नाभि से, और ये अपरा से अटैच होता है ना। अब जैसे ही अटैच होता है इस नाभि को, जो लाइन है, क्या है? ये नली है। इस नली को हम क्या कहते हैं? नाभिरज्जु कहते हैं। क्या? नाभिरज्जु, एम्बिलिकल कार्ड, ठीक है। अब ये करता क्या है? यहाँ माता के गर्भाशय से जो ब्लड, क्या ब्लड जाता है बच्चे के अंदर और बच्चे से माता के अंदर ना, इसमें पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। देखिए अपरा का कार्य यहाँ समझ लीजिए। प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है? भ्रूण में ऑक्सीजन व पोषण पदार्थों की आपूर्ति करना। क्या? हाँ, मतलब बच्चे को अगर भूख लगी है तो उसका पोषण कैसे होगा, उत्सर्जन कैसे होगा, वो सब किसके माध्यम से होता है? सब नाभिरज्जु के माध्यम से होता है। मतलब भोजन भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है, सब कुछ इसी के माध्यम से होता है। और इसी का अपरा का ही एक कार्य और देख लीजिए। क्या?
ये अपरा क्या करता है, अंतःस्रावी ऊतक की तरह कार्य करता है और विभिन्न हार्मोन्स का उत्पादन करता है। विभिन्न हार्मोन्स का मतलब, अब यहीं से ध्यान से आपको देखिएगा कि प्लेसेंटा से यहाँ कार्य हुआ ऑक्सीजन का आने जाने का, न पोषण के आपूर्ति का काम हुआ। उसके बाद यही अपरा एक अंतःस्रावी ग्रंथ की तरह, ऊतक की तरह कार्य करती है और इससे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के हार्मोन का उत्पादन होता है। अब इस हार्मोन का उत्पादन क्या होता है, अब यहाँ से देखिए। अपरा से हमने कहा कि मुख्य 2 हार्मोन्स प्राप्त होते हैं और अपरा से ही सब जुड़ा है। ध्यान सुने, यही मेन है। यही अगर आप समझ गए तो पूरा का पूरी प्रक्रिया समझ जाएंगे। अब देखिए, मानव जरायु गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, मानव जरायु गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन क्या है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, HCG करते हैं ना। और देखिए, मानव अपरा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन ना। अब ये 2 हार्मोन्स कब निकलते हैं, 1-2 हार्मोन्स ये, और हमारे अंडाशय से भी एक हार्मोन निकलता है जिसे क्या कहते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन। क्या कहते हैं ना, क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। ये तीनों हार्मोन, मानव जरायु गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, मानव अपरा लैक्टोजन और रिलैक्सिन हार्मोन, ये तीनों कब निकलते हैं, जब प्रेगनेंसी सक्सेस हो जाती है या प्रेगनेंसी के समय ही उत्पादन होते हैं, उसके पहले नहीं होते हैं। जब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी तब तक इन दोनों का हार्मोन और ये हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, भ्रूण बन जाता है, उस समय जब मतलब जान लीजिए प्रेगनेंसी सक्सेस हो गई ना। और यही कारण भी होता है क्या, कि अगर जब जैसे मान लीजिए डॉक्टर लोग चेक करते हैं ना, जब डॉक्टर चेक करते हैं तो करते क्या हैं, अगर इस हार्मोन की उपस्थिति, इन हार्मोन्स की उपस्थिति, रिलैक्सिन हार्मोन्स की उत्पत्ति पाते हैं ना, पॉजिटिव पाते हैं, तभी क्या करते हैं, वो जानते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी क्या है, सक्सेस। नहीं तो वहाँ पे जैसे कहते नहीं है क्या, पॉजिटिव और निगेटिव की बात होती है चेक के दौरान, पॉजिटिव और निगेटिव की बात होती है कि प्रेगनेंसी क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो कैसे पता होता है, बस इसी के, इस हार्मोन से, इस हार्मोन से और इस हार्मोन से, ठीक है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी रहेगी तभी ये हार्मोन क्या करते हैं, निकलते हैं या उत्पादन होता है, ठीक है। बस बात आई समझ में। हाँ, ये पूरा का पूरा भ्रूणी परिवर्तन है। अब यहाँ तक अगर समझ गए तो आगे बढ़े, ठीक है। अब देख लीजिए, अब थोड़ा सा और देख लीजिए। यहाँ पे हमने कहा कोरियोन, क्या, कोरियोन, ये भ्रूण का सबसे बाहरी स्तर होता है। क्या, सबसे बाहरी स्तर होता है जिसमें भ्रूण क्या रहता है, चारों तरफ से बंद रहता है। इसका जो कार्य है, ठीक है, अगले में कार्य भी लिखा देंगे इसका, इसके थोड़ा लंबे प्रोसेस, ठीक है, और बताएंगे। यहाँ से देखिए एमनियोन, क्या, उसके बाद कोरियोन के नीचे एक परत पाई जाती है, क्या, एमनियोन। अब एमनियोन क्या है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये तो परत होती है और इस परत के नीचे और भ्रूण के बाहरी संरचना में देखिए, ये भ्रूण है, ये क्या है, एमनियोन है। इन दोनों के बीच में देखिए एक फ्लूइड पाया जा रहा है, तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या, तरल पदार्थ पाया जाता है। अब देखिए, जिसे हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अब एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, देखिए, जब एमनियोटिक फ्लूइड, हम यहाँ से भी कुछ चेक कर सकते हैं। चेक क्या करेंगे कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से, क्या, इंजेक्शन के माध्यम से ना एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और उन्हें लैब में क्या करते हैं, मशीन के द्वारा चेक करते हैं। और चेक करने के बाद इसमें क्या क्या पता लगता है कि एक तो आनुवंशिक बीमारी, आनुवंशिक बीमारी का मतलब कोई ऐसा रोग तो नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी बात, इसी एमनियोटिक फ्लूइड से लिंग की जांच होती है कि बच्चा नर है या मादा है, और इसी एमनियोटिक फ्लूइड में ही बच्चा क्या रहता है, सुरक्षित पड़ा रहता है, ठीक। और क्यों चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं, कैसे पता चलता है, क्योंकि इस फ्लूइड में बच्चे की कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं
जब बच्चे की कोशिकाएं पाई जाती हैं तो इसी एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा ही हम आनुवंशिक विकृतियां या आनुवंशिक बीमारी के विषय में जान सकते हैं, और किसी बच्चे का की जो है लिंग निर्धारण नर है या मादा है उसका भी जांच हम कर सकते हैं। ठीक है क्या? हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड है, इसी के माध्यम से पता चलता है। ठीक है।